55 to 60% of blood is called plasma. अब आप प्लाज्मा के कंपोनेंट्स देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। क्या क्या प्रेजेंट है इसमें? इसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके 9% है। अल्ब्यूमिन आ जाती है, ठीक है, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। इसी तरह ग्लोबुलिन्स आ जाती हैं जो कि 2.7% तक हैं, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन है, ठीक है, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन है। और इनऑर्गेनिक और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इसके अलावा वाटर प्रेजेंट है। अब सीरम क्या होता है? प्लाज्मा और सीरम डिफर कैसे करते हैं? अगर हम ब्लड जो है वो विदाउट एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद उसको विदाउट एंटीकोगुलेंट रख रहे हैं, तो 2 घंटे के बाद इसका लिक्विड पोर्शन जो होता है सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द क्लॉट। दिस डीफिब्रिनेटेड ब्लड इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। यानी हम इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं डाल रहे और इसको वैसे ही रख रहे हैं, कोई सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, तो क्या होता है कि लिक्विड पोर्शन जो होता है वो बाकी क्लॉट से सेपरेट हो जाता है, और इस डीफिब्रिनेटेड ब्लड को हम सीरम कहते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। अच्छा, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमने डायग्राम में देखा था कि वाटर होता है प्लाज्मा में, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कुछ ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कंसीडर होते हैं। इसके अलावा मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स एंड हार्मोन्स होते हैं। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं कि डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो होती हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो भी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। हम जो डाइट लेते हैं, अब उसके जब जब उसकी डाइजेशन होती है तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं, वो भी प्लाज्मा के अंदर होंगे। इसी तरह हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से वो सिक्रीट होते हैं, और वो ब्लड के थ्रू ही जो भी डेस्टिनेशन होता है, जो भी टारगेट सेल्स होते हैं, वहाँ तक जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, यानी ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं ये इसी तरह से ट्रैवल करके आते हैं, अपने जो टारगेट सेल है वहाँ पे इनके स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे ये एक्ट करते हैं, और उन सेल्स के अंदर ये केमिकल चेंजेस लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसी तरह प्लाज्मा के थ्रू ही ट्रैवल करती हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा इज सेम एज दैट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अच्छा, अब अगर हम कंपोजिशन देखें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मा, उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंपोजिशन होती है दैट इज सेम। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि प्लाज्मा कंटेन्स ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्लाज्मा जो होता है इसमें ना सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन।
मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपका म्यूट हो गया हुआ। क्लास आवाज आ रही है आपको? ठीक है। तो बच्चों जो प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा आर एक्चुअली कम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है। जो बात मैं आपको भी बता रही थी कि बेसिकली क्या है कि ये एक सिंपल प्रोटीन्स नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इसमें क्या होता है कि कंजुगेटेड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कम्बिनेशन, या वेरियस टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होती हैं? ये लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन होता है, इनकी डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, जैसे कि काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं। और इनमें बेसिकली होता क्या है कि इनमें लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं वो डिफरेंट वेरिएबल कंसंट्रेशन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है बच्चों? जी स्टूडेंट्स मैम, आवाज आ रही है? जी मैडम आ रही है। अच्छा। थाउजेंड ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन प्लाज्मा। इसके अलावा ना सिर्फ ये प्रोटीन्स हैं, यानी जिनमें कॉन्जुगेटेड आ जाती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटीबॉडीज भी जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन प्लाज्मा में। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं या प्रोटीन होती हैं किसी भी मिक्सचर में, उनको हम एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है, जिसको क्या कहते हैं? साल्टिंग आउट कहते हैं, ठीक है। उस मेथड से हम इन सारी की सारी प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक टेक्निक होती है जो आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे इसका अपने फर्स्ट ईयर क्लास में ही, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन फ्रॉम ए कम्प्लेक्स मिक्सचर इज फ्रिक्वेंटली accompanied by use of solvent and electrolyte to, to remove different protein fraction in accordance with their solubility characteristics, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उनके solubility character क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो है ये सारी की सारी प्रोटीन्स जो होती हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? इसको हम सॉल्टिंग आउट बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और टेक्निक्स भी होती हैं जिससे हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। वो और टेक्निक्स क्या होती हैं? वो जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ठीक है। ये प्रॉपर टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि बेसिकली हम एक क्या कहते हैं, एक पूरा एक सेटअप होता है जिसमें हम एक जेल बनाते हैं, ठीक है। जो भी हमारा सैंपल होता है उसको हम डाई करके उस जेल में पिट्स क्रिएट करके उसके अंदर पुट कर देते हैं। उसके बाद उसको हम इलेक्ट्रोड से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम डिफरेंट तरह की प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं उस जेल पे रन करती हैं और हम इस तरह से उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड होते हैं प्रोटीन की सेपरेशंस के। मैं थोड़ा सा आपको इनकी डिटेल जो है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट जो आप लेक्चर्स आएंगे उसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, ठीक है। जस्ट अभी आप इनके नाम्स जो नेम्स हैं वो देखते जाएं। अच्छा, जो अब हम सेपरेट करते हैं प्रोटीन को प्लाज्मा से, उनको हम मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या आ सकता है? फिब्रिनोजन आ सकती है, एल्ब्यूमिन आ सकती हैं, ग्लोबुलिन्स आ सकती हैं, ग्लोबिन्स आ सकती हैं, ठीक है। तो ये सब के सब जो होती हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग से रिलेटेड है, एल्ब्यूमिन जो है उसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ग्लोबुलिन्स जैसे कि गैमा ग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है। और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जैसे, वो भी एक ग्लोबिन उसमें उसका जो पार्ट होता है हीम के साथ जो यूनाइटेड होता है, दैट इज ग्लोबिन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अब जो सॉल्टिंग आउट मेथड होता है ना, ये अच्छा, एक और टेक्निक होती है
फुल सेचुरेशन और हाफ सेचुरेशन, ठीक है। उसकी मदद से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, और ये सब के सब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अपनी लैब के अंदर, ठीक है। ये करते हैं हम वेरिएंट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और अमोनियम सल्फेट से करते हैं, और इस टेक्निक से हम ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो होते हैं इनको सेपरेट कर सकते हैं। मैम ये कहाँ से आप पढ़ा रही हैं इस वक्त ये वाला टॉपिक? जी बेटा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक, लिपन में है? नहीं बेटा, ये लिपिन कॉट में नहीं है, ये हार्पर में आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। जी जी, और ठीक मैं होगा, भी चलें। वहीं से आप रेफरेंस लें, वहीं से आप स्टडी करें, क्योंकि लिपिन कॉट में ठीक। ये टॉपिक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो हार्पर है उसमें बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड वे में इसको डिस्क्राइब किया गया है, तो वहीं से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। मैम अच्छा, अब अगर हम देखें कि प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ दी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होती हैं? लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती हैं, ठीक है। और दे आर सिंथेसाइज ऑन मेम्ब्रेन बाउंड पोलीराइबोसोम्स, ठीक है। कोई भी प्रोटीन है बेटा, उसकी सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है, जैसे कि जिसमें हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन की सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, डीएनए से जो आरएनएस बनते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हमें पता है, जिसमें ट्रांसफ़र आरएनए आ जाता है, राइबोसोमल आरएनए आ जाता है, और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं मैसेंजर आरएनए आ जाता है। ये तीनों के तीनों आरएनए जो होते हैं ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, पूरा एक सेटअप के अंडर ये जो होता है, ये मशीनरी जो होती है काम करती है, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमें अपनी फाइनल प्रोडक्ट मिल जाती है जो कि प्रोटीन होती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसका रोल आ जाता है। उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है तो क्या होता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स का इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसका एंट्री और एग्जिट फेज़ होता है, जो रॉ प्रोटीन होती है उसमें एंटर हो जाती है, और उसके बाद कोई भी प्रोटीन है बेटा, जब वो रॉ फॉर्म में बनती है उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। यानी उसमें कोई ग्रुप्स ऐड होते हैं, उसकी कटिंग का प्रोसेस होता है, फिर उसकी फोल्डिंग होनी होती है, यानी ये सारी की सारी चेंजेस होती हैं जो रॉ फॉर्म में प्रोटीन बनने के बाद उसमें आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सारे का सारा प्रोसेस जो होता है ये सेल के अंदर हो रहा है, उसके बाद जो प्रोटीन होती है वो अपने डेस्टिनेशन तक जाती है, ठीक है। तो जहाँ तक ये प्लाज्मा प्रोटीन है, इनकी एक ख़ास हाफ लाइफ होती है ये प्लाज्मा के अंदर। कि मैसेज किया करवाने के पहले मैं कुछ नहीं कहता। मज़े की बात ये है कि जो इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स होती हैं, यानी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनका लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज एक्यूट फेज प्रोटीन, ठीक है। अब इस एक्यूट फेज प्रोटीन जो कि जिनका लेवल जो होता है इन्फ्लेमेटरी स्टेट में इंक्रीज़ कर जाता है, वो कौन कौन सी हो सकती हैं? उसमें बेटा आ सकती है सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, हेप्टोग्लोबिन है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, और फाइब्रिनोजन। सो ये इन सब प्रोटीन्स को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट फेज प्रोटीन्स बोलेंगे। और ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और ये एज ए मार्कर भी मतलब डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए भी हम इनको देख सकते हैं। तो इनको बेसिकली हम एक्यूट फेज प्रोटीन बोलते हैं, और इनका एलिवेशन लेवल जो होता है वो किस लेवल तक राइज कर सकता है? 50% टू एज मच एज 1000 फोल्ड्स, ठीक है, इन सम केसेस। अब हम स्पेसिफिकली आते हैं कि हमने किस प्रोटीन को डिस्कस करना था, किस प्लाज्मा प्रोटीन को स्पेसिफिकली लेना था और उसकी डिटेल्स को हमने देखना था। तो हम आते हैं एल्ब्यूमिन की तरफ, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या है? दिस इज़ ए मेजर प्रोटीन इन ह्यूमन प्लाज्मा, ठीक है। ये मेजर प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा के अंदर, और इसने इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और क्या है कि इट मेक्स 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, यानी हमारी जो प्लाज्मा की 60% प्रोटीन है दैट इज़ एल्ब्यूमिन।
अच्छा, अब इसमें से भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि ये जो 60% है इसमें से 40% एल्ब्यूमिन जो होती है ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है और अदर 60% जो होती है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है, यानी सेल के बाहर जो स्पेस की आवाज आनी बंद हो गई है। मैम मैम जी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गई है मैम। हाँ जी ਉਹ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ आवाज आ रही है topic बच्चों? divide ਜਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ जी मैम आप आने लग पड़ी है। वैस्कुलर सिस्टम का ने ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है 60% होती है प्लाज्मा प्रोटीन्स का और इसमें से 40% एल्ब्यूमिन जो होती है प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में और अदर 60% जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है। और मेन ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है इसकी प्रोडक्शन में दैट इज लिवर। ये पर डे तकरीबन 20 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट 25% ऑफ टोटल प्रोटीन सिंथेसिस। अब बाकी सारी प्रोटीन्स की तरह जैसे सारी प्रोटीन्स रॉ फॉर्म में होती हैं यानी एक प्री प्रो फॉर्म में होती हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स इसी फॉर्म में होती हैं ना, और उसके बाद वो फर्दर उसमें चेन्स के अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं और वो फाइनल फॉर्म में आती हैं। तो ये प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो होती है ये भी प्री प्रो फॉर्म में पहले बनती है और उसके बाद इट्स सिंगल पेप्टाइड इज रिमूव्ड एज इट पासेस इनटू द सिस्टम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद इसमें से जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है वो होता है एक्सक्यूज और क्या होता है ये अपनी फाइनल फॉर्म में आती है। मैम सतिया में 12 ग्राम लिखी है और ये 20 ग्राम आप कह रही हैं लिवर में। किसमें लिखी हुई है? सत्या नारायण में। बेटा ये हार्पर से लिया हुआ है, ठीक है, ये वेरी कर सकता है, बहरहाल इसको दोबारा भी कंफर्म किया जा सकता है, ठीक है। कोई थोड़ी बहुत अमाउंट्स में अगर डिफरेंस आता है तो हम स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, इसको दोबारा भी कंफर्म किया जाए, ठीक है। मैम हार्पर्स में कहाँ है, मिल नहीं रहा। देखिए हार्पर में प्लाज्मा प्रोटीन्स का पूरा एक चैप्टर है सेपरेट। हार्पर में प्लाज्मा प्रोटीन्स का सेपरेट चैप्टर में है। नहीं मिला। क्या नहीं है मैम हार्पर में भी ना 12 नहीं मिला। हार्पर में भी 12 लिखा हुआ है। अच्छा चलें ठीक है, मे बी ये टाइपिंग में आ गई है मिस्टेक। फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री में मिलेगा ये हार्पर में। ओके थैंक यू। चलें आगे देखते हैं हम कि क्या होता है कि एल्ब्यूमिन जो होती है उसकी सिंथेसिस जो होती है, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो लिवर से रिलेटेड है। जाहिर है कि मेन ऑर्गन जहाँ पे एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस हो रही है दैट इज़ लिवर, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस जो होती है अगर लिवर डिजीज हो जाता है, ठीक है, यानी सिरोसिस ऑफ लिवर होता है या लिवर में कोई और पैथोलॉजी डेवलप होती है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस जो होती है वो डिप्रेस हो जाएगी, ठीक है। और प्लाज्मा ऑफ पेशेंट विद लिवर डिजीज शो ए डिक्रीज इन रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन, और एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन जो नॉर्मल रेशियो होती है वो क्या होती है, वो इसमें डिस्टर्ब हो जाती है लिवर डिजीज में। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन डिक्रीजेस रिलेटिवली अर्ली इन कंडीशन ऑफ प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन सच एज क्वाशरकोर, ठीक है। अब क्या है कि हमें चाइल्डहुड की कुछ डिजीज़ेस हैं जो कि हम न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं जो मार्समस और क्वाशरकोर के नाम से जानी जाती हैं, यानी बच्चों में मेल न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये जो क्वाशरकोर होती है इसमें बेसिकली प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन होती है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस जो होती है वो रिलेटिवली डिक्रीज कर जाती है। अब अगर हम उसकी कंपोजिशन की तरफ आएँ ह्यूमन एल्ब्यूमिन की, तो जो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें 585 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसके अलावा बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है दैट इज़ नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो बच्चों ये बताओ कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है इसको कौन कौन सी फोर्सेस स्टेबलाइज करती हैं? बच्चों आवाज़ आ रही है?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा, और इसके अलावा एसोसिएशन डाइसल्फाइड ब्रिजेस, और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स डाइसल्फाइड और ब्रिजेस। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इसमें कि नहीं? नो यस मैम, हाइड्रोफोबिक होते हैं। होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्सेस जो होती हैं ये सब की सब टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं इनमें क्या कौन सी फोर्सेस, कौन सी बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं? प्राइमरी में पेप्टाइड बॉन्ड्स और सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमरी में डाइसल्फाइड भी होती है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन की तरफ। अच्छा, बेसिकली एलिप्सॉइडल इन शेप होती है। अब हमारी बॉडी में इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन रखती है। प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखती है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड पार्ट होता है वो लीक नहीं हो पाता और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में नहीं आता। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एल्ब्यूमिन जो है वो लैक कर रही है या ये प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं हो रही, जैसे कि लिवर डिजीज़ होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये फ्लूइड जो होता है, ये ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है ये मेंटेन नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि फ्लूइड जो होता है वो लीक आउट होके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे ह्यूमंस भी होते हैं जिनमें एल्ब्यूमिन लैकिंग होती है। ठीक है, और ये कंडीशन जो होती है इसको हम एल्ब्यूमिनीमिया बोलते हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होती है, यानी ये जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से ये एल्ब्यूमिन जो होती है नेचुरली लैकिंग होती है। ठीक है, और इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि मॉडरेट एडिमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या, तो एक फंक्शन क्या हो गया एल्ब्यूमिन का कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को ह्यूमन प्लाज्मा में ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन रखेगी। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है ये क्या होता है कि ये एज ए कैरियर एक्ट करती है। ठीक है, यानी प्लाज्मा में जो डिफरेंट तरह के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा जो है उसमें ये सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन ही नहीं प्रेजेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, उन्होंने अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से फाइनल अपने डेस्टिनेशन तक जाना होता है, यानी टारगेट सेल तक जाना होता है, और वहाँ पे जाके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और वहाँ सेल के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस लेके आते हैं। तो और इसके अलावा जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो जो हैं डाइजेशन के बाद वो सब के सब ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और बाकी ये कि जो मेटाबोलाइट्स जितने भी हैं, यानी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं, उनकी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो भी हमारे ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल कर रही होती हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको प्लाज्मा में जो इस तरह से डायरेक्टली ट्रैवल नहीं कर पाती। ठीक है, उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है या किसी हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं कुछ, जैसे कि एल्ब्यूमिन होती है, ये एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी यूज़ होती है, यानी जो चीज़ें इजीली ब्लड में ट्रैवल नहीं कर पाती ये उनकी ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करती है। और उन चीज़ों में क्या आ जाता है, फैटी एसिड्स आ जाते हैं, कैल्शियम आ जाते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड बेस हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी बेस जो होती है, जी बेटा जी जी बेटा, कोई क्वेश्चन है? आवाज़ आ रही है बच्चों? यस जी मैम, मैम आ आ रही रही है है। मैम। ठीक है, तो ये सब की सब चीज़ें जो होती हैं, इसके अलावा बिलिरुबिन है। ठीक है, यानी हीम की जब डिग्रेडेशन होती है हमारी बॉडी में तो हमें एक बिलीवर्डन मिलता है, फिर बिलीवर्डन से बिलिरुबिन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये बिलिरुबिन जो होती है ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो इजीली ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकती, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन है, तो स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं, इसी वजह से उनके लिए इजी नहीं होता कि वो ब्लड में ट्रैवल करें। तो ये प्रोटीन जो है, यानी एल्ब्यूमिन जो होती है, ये इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसमें हेल्पफुल होती है। इसी तरह से अगर हम मिनरल्स की तरफ आ जाएं बेटा, तो कॉपर की ट्रांसपोर्ट में भी इसका एक रोल होता है। ठीक है,
अब ये तो हो गई बात हार्मोन्स की और ये बिलिरुबिन की और कॉपर की। इसके अलावा कुछ जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो भी एल्ब्यूमिन के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं, जिसमें सल्फोनामाइड्स आ जाते हैं, पेनिसिलिन्स आ जाती हैं, ठीक है। एस्प्रीन जो है ये सारी की सारी एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं और फिर ट्रैवल करती हैं ब्लड में। अच्छा, अब क्या है कि एल्ब्यूमिन जो होती है बाज़ औक़ात जो होता है हम डिफरेंट तरह की सिचुएशन या क्लिनिकल कंडीशंस जो होती हैं उसमें एज ए ट्रीटमेंट भी देते हैं, ठीक है। जैसे कि हेमरेजिक शॉक अगर हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी हम एल्ब्यूमिन की प्रिपरेशंस जो होती हैं ट्रीटमेंट के तौर पे देते हैं। अच्छा, अब हमने मज़े की बात ये है कि हमने बच्चों पढ़ा था कि जितने भी अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उनकी एक बफरिंग कैपेसिटी होती है। वो बफरिंग कैपेसिटी किस वजह से होती है बच्चों? जी बच्चों बताओ, बफरिंग कैपेसिटी क्यों होती है? मैम एक एंड पे अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस वजह से वो एसिड और बेस बिल्कुल, को उनके न्यूट्रलाइज कर साथ सकता अमाइनो है। ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है और उनकी प्रोटॉन लेने और देने दोनों की टेंडेंसी होती है। यानी कोई भी अमाइनो एसिड है तो वो एज ए एसिड और बेस एक्ट कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से जो पीएच में चेंजेस आती हैं उनको बफर करता है ये, ठीक है। सो ऑल प्रोटीन्स हैव बफरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन। इन ब्लड एल्ब्यूमिन हैज मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम ब्लड बफर्स की बात करें ना बच्चों, तो उसमें एल्ब्यूमिन जो होता है इसकी मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी होती है। अच्छा, अब अगर हम एल्ब्यूमिन की कंपोजिशन की तरफ आएँ, ठीक है। अच्छा, हिस्टाडीन क्या होता है? हिस्टाडीन अपनी क्लासिफिकेशन में कौन सा अमाइनो एसिड होता है बच्चों बताओ? बेसिक अमाइनो एसिड। मैम बेसिक बेसिक अमाइनो एसिड होता है। बेसिक। तो इसमें एल्ब्यूमिन जो होता है इसमें हिस्टाडीन रेजिड्यू होते हैं, बेसिक जिसकी वजह से इसमें बफरिंग कैपेसिटी। अच्छा, वही बात आ जाती है कि क्लिनिकली कैसे यूज़फुल हो सकती है। लिवर डिजीज़ में यूज़फुल हो सकती है, हेमरेज होता है यानी ब्लड लॉस हो जाता है, शॉक हो जाता है या बर्न्स हो जाते हैं, किसी को कोई जल जाए तो उसमें भी एल्ब्यूमिन देते हैं उसको। न्यूट्रिशनल फंक्शन क्या होता है? अब हमने जो आपने इनिशियली फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा है बच्चों? जी बच्चों बताओ। यस मैम। फिजियो में अच्छा, पढ़ा है ना। पिनोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है। तो सेल जो होते हैं ये एल्ब्यूमिन को पिनोसाइटोसिस, पिनो मींस टू ड्रिंक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एल्ब्यूमिन जो होती है ये सेल कैसे इसको लेते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस, ठीक है। और जब ये एक दफ़ा सेल के अंदर आ जाती है तो इट इज़ देन ब्रोकन डाउन टू अमाइनो एसिड लेवल, ठीक है। यानी उसकी ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है और ये अपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है। एडीमा क्या होता है? हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया विल रिजल्ट इन टिश्यू एडीमा, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिया कि अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाए, डिफरेंट रीज़न से हो सकता है, ठीक है। मेनली जो ऑर्गन इसकी प्रोडक्शन करता है दैट इज़ लिवर, तो उसकी कोई पैथोलॉजी होती है तो भी, ठीक है। एक और चीज़ जो हमने डिस्कस की थी कि कुछ लोगों में जेनेटिकली म्यूटेशन की वजह से एनाल्ब्यूमिनीमिया होता है, लेकिन ये हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया है तो इसकी वजह से टिश्यू एडीमा हो जाता है। और ये किन कंडीशंस में हो सकता है, इनके नाम ये वाइवा में अक्सर पूछा जाता है आपसे। मेल न्यूट्रिशन में हो सकता है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर में हो सकता है, यानी लिवर जो होता है कि वो उसकी जो श्रिंकेज होती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। और ये डिफरेंट रीज़न से हो सकता है, यानी हेपेटाइटिस है अगर वो प्रोलॉन्ग उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या अल्कोहलिक्स में हो सकता है, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में, इसके अलावा क्रोनिक कंजस्टिव कार्डिक फेलियर, ठीक है। तो ये रीज़न्स हैं जिनमें हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो सकता है। ठीक है बेटा, ये तो थी बात एल्ब्यूमिन की, ठीक है। हमने देख लिया कि एल्ब्यूमिन जो होती है बेसिकली क्या है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें सबसे ज़्यादा जो है
अमाउंट जो है एल्ब्यूमिन की प्रेजेंट है। फिर हमने देख लिया कि इसके बेसिक कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, इनमें बॉन्डिंग कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो है एल्ब्यूमिन जो है ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है, ठीक है, और कौन से ऑर्गन से ये सिक्रीट होती है, ठीक है। यानी लिवर से सिक्रीट हुई और फंक्शन क्या परफॉर्म किया, इसने ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन किया, इसने एज ए बफर एक्ट किया, इसने बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्पफुल हुई, ठीक है। तो ये था एल्ब्यूमिन का फंक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज के लिए सफिशिएंट है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब आप नेक्स्ट जो है आपका जो टारगेट है ना, आपने देख के आना है बेटा। जो नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, हार्पर है सब बच्चों के पास? नो मैम। नो मैम। आपके यस मैम। पीडीएफ मिल जाएगी सबको, कौन सी बुक है? पीडीएफ में आ जाएगी हर पर। पीडीएफ में पीडीएफ से पढ़ने को दिल नहीं करता। चले बेटा, अगर किसी और अच्छा को दिल इसके करता है। अलावा अवेलेबल है तो आप वहाँ से पढ़ के हमारा तो आइएगा। वैसे भी पढ़ने को दिल नहीं हेप्टोप्रोपिन आपने करता। पढ़ के आना है, ठीक है है। जी बच्चों? यस मैम। मैम आप काइंडली स्लाइड शेयर कर दें। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बेटा मुझे। मैम ये स्लाइड फालतू में क्या बुक पढ़ा रही हैं ये आप शेयर कर दें मैम। स्लाइड शेयर कर दूँ? चले, मैं कल ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है ना, ये जब एंड होगा ना तो मैं आपको सारा का सारा शेयर कर दूंगी, ठीक है। जी शुक्रिया मैम। तो आप थैंक यू मैम। वेरी थैंक फॉर्म भेज दें। मैम अटेंडेंस ठीक है का बेटा। लिंक। मैम अटेंडेंस। अटेंडेंस मैम अटेंडेंस लिंक। अटेंडेंस